हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज एक नए टॉपिक से मुलाकात होती है। द्विवेदी युग की बात हो रही है और द्विवेदी युग में जो हमारा सफ़र है, वो पहुँच चुका है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध तक, ठीक है? आज हम ऐसे उसी इन्हीं व्यक्तित्व को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारा आज का जो उद्गम है साहित्य का, हमारा जो आज का उपक्रम है साहित्य का, वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पर बेस्ड है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका जन्म 1865 ईस्वी में आजमगढ़ के निजामाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1865 ईस्वी में ये जन्मने वाले शख्स न केवल एक महान विभूति हो गए, बल्कि ये कहा जा सकता है कि इन्होंने आजमगढ़ की माटी को अमर कर दिया। कारण क्योंकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध अपने जीवन की जो कविता की शुरुआत है, अपने जीवन के महज 17 वर्षों बाद शुरू कर दिए थे। यानी 1865 ईस्वी में जन्मे, अगर हम उसमें 17 जोड़ें, तो 65 में 17 जोड़ने पर कितना होता है? 1882 ईस्वी। 1882 ईस्वी में इन्होंने अपने जीवन की प्रथम कविता, अपने जीवन की पहली कविता लिखी, जिसका नाम मिलता है कृष्ण शतक। यानी इनके जीवन की जो पहली कविता थी, उसे कृष्ण शतक कहा जाता है और ये कृष्ण शतक 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई। याद रखिएगा, इन्होंने लिखना शुरू किया कविता में, तो किस भाषा में लिखना शुरू किया, यह विशेष स्तर पर ध्यान देते रहे। इन्होंने जब लिखना शुरू किया मित्रों, तो 1882 ईस्वी में इन्होंने ब्रज भाषा में लिखना शुरू किया। ये इनके जीवन के प्रारंभिक दौर थे जब इनकी रचनाएं प्रकाशित नहीं हो रही थी, बल्कि ये केवल लिखा करते थे। तो यानी इनका 1882 में लिखी गई प्रथम कविता इनके जीवन की प्रथम कविता हो सकती थी, लेकिन अभी भी इनका काव्य जीवन साहित्यिक ढंग से प्रस्तुत नहीं हुआ था। बताया जाता है कि नागरी प्रचारणी सभा के सभागार में उसका सभागार का शुभारंभ हो रहा था और उसी सिलसिले में इन्होंने सभागार में एक कविता कही थी। क्या कही थी कि चार डग हमने भरा तो क्या किया, चार डग हमने भरा तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी, है पड़ा मैदान कोसों का अभी, होगा ना कोई ऐसा मौलवी जो खूब न जानता हो उर्दू। ऐसा कोई मौलवी हमें नहीं मिलता जो खूब उर्दू ना जानता हो। लेकिन अभी हिंदी साहित्य वाले तो चार ही डग भरे हैं, अभी तो पूरा मार्ग पड़ा है, तमाम कठिनाइयां हैं हिंदी के विकास में। हमें उन समस्त हिंदी के कठिनाइयों को दूर करते हुए साहित्यिक हिंदी की धारा को प्रवाहित करना है। यह सूचना इन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में दी और यहीं से इनके कवि जीवन का आरंभ माना जाता है और इन्हें आगे चलकर के सुकवि की उपाधि भी प्राप्त हुई। इसी काव्य के कहने की वजह से इन्हें सुकवि नामक उपाधि भी प्राप्त हुई। मित्रों, 1947 तक जिंदा रहे और आजादी के ठीक पहले, क्योंकि पूरे जीवन आजादी की, भारत की आजादी के विषय में सोचने वाला यह साहित्यकार, भारत के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व प्रदान करने वाला यह साहित्यकार, आजादी के ठीक मुहाने पर पहुंचकर आजादी का दिन, आजादी का भारत नहीं देख पाया और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया मित्रों। लेकिन अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के पहले अपने कृति से संपूर्ण संसार में, कम से कम भारत में या कह लीजिए हिंदी साहित्य में, अपने आप को अमर करते हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय ने नए नए विविध आयामों को कर दिया। अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखने की शुरुआत तो ब्रज भाषा में किए थे, लेकिन समय के अनुकूल महावीर प्रसाद द्विवेदी और तत्कालीन समाज के कुछ और महत्वपूर्ण जो साहित्यकार हुए थे, उन साहित्यकारों के प्रभावों से इन्होंने ब्रज भाषा की तरफ से अपने आप को मोड़ा और वे पहुंच गए खड़ी बोली की तरफ। यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय ब्रज भाषा में लेखन कार्य शुरू किया था, लेकिन बहुत जल्द इन्होंने अपने साहित्य लेखन को खड़ी बोली में करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने खड़ी बोली में रचना करना शुरू कर दिया, तो इन्होंने एक विराट व्यक्तित्व प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि इसके पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय के पहले खड़ी बोली के बारे में कई मिथक थे कि खड़ी बोली खरी बोली है, जिसमें रसता नहीं है, जिसमें मर्मता नहीं है, जिसमें कोमलता नहीं है, कठोरपन है, और उसमें बड़े काव्य नहीं लिखे जा सकते और बहुत सारे काव्यों का प्रबंधात्मक रूप हमें नहीं लिखा जा प्रबंधात्मक रूप नहीं दिखाई देता और प्रबंधात्मक रूप प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ऐसी कुछ मान्यताएं थी। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी के कुछ प्रभावानुसार और अपने मन की वांछित अनुभूति के आधार पर अयोध्या सिंह उपाध्याय महोदय ने सन 1914 में इन समस्त जो किंवदंतियां थी, जो कहावतें थी, इनको नकारते हुए सन 1914 ईस्वी में पहला खड़ी बोली का महाकाव्य लिख दिया। 1914 ईस्वी में इन्होंने प्रिय प्रभास नामक अपने महाकाव्य का सृजन किया, तो यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हो गया। इसीलिए इनको खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्यकार कहा जाता है और इनका विवेचन करते हुए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले हमारे डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जो कि प्रिय प्रवास लिखे, उसमें कृष्ण और राधा का वर्णन है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को खड़ी बोली का सूरदास कह सकते हैं। यानी खड़ी बोली का सूरदास किसे कहा जाता है? अगर ये प्रश्न कभी पूछे तो आप बता सकते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। किसने कहा? अगर ये पूछे तो आप बता सकते हैं गणपत चंद्रगुप्त महोदय ने कहा था। मित्रों, ये तो बात यहाँ पर हुई। प्रिय प्रवास को जब इन्होंने 1914 ईस्वी में लिखा, तो इस प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य में इन्होंने कुल 17 सर्गों का प्रयोग किया। 17 सर्गों में भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम के वास्तविक रूप को एक नायक एवं नायिका के रूप में ही नहीं प्रस्तुत किया, बिल्कुल बल्कि विश्वसेवी और विश्व प्रेमी और प्रेमिका के रूप में, विश्वसेवी, विश्व प्रेमी या प्रेमिका के रूप में इन्होंने राधा एवं कृष्ण के प्रेम को प्रतिपादित किया। मित्रों, इन 17 सर्गों में भगवान कृष्ण के बचपन से लेकर के मथुरा प्रस्थान तक की कथा को स्पष्ट रूप से बिखेरने का कार्य, स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का कार्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने किया है। इसके बाद इन्होंने अपने जीवन में धड़ाधड़ 3 महाकाव्य लिख डाले। भले इनके प्रिय प्रवास के बाद और कवियों को एक विशेष बल मिला और इनके दूसरे महाकाव्य सन 1937 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ, ध्यान दीजिएगा, 1937 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ इनका दूसरा महाकाव्य पारिजात के पहले 2 महान विभूतियों ने, भारत के 2 बड़े कवियों ने तब तक 2 महाकाव्य लिख दिया था। पहले महाकवि की बात करूं
तो पहले महाकवि में नाम आता है मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त ने सन 1914 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखना शुरू किया जिसका नाम साकेत मिलता है। साकेत पाली भाषा का एक शब्द है जिसका वास्तविक अर्थ हिंदी में अयोध्या होता है। अयोध्या पर आधारित इन्होंने एक महाकाव्य लिखा जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख से, तो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख से प्रभावित था। साकेत को जब इन्होंने लिखा तो ये 1914 से लिखते लिखते सन 1931 ईस्वी में साकेत को पूरा कर सके। तो साकेत सन 1931 में दूसरा महाकाव्य था जो कि खड़ी बोली में प्रकाशित हुआ था। तो साकेत के बाद जो तीसरा हमें मिलता है वो तीसरा महाकाव्य था जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी। कामायनी को एक प्रतीकात्मक महाकाव्य कहा जाता है जिसमें पात्रों के प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी तुलना आप देखें मध्यकाल के जायसी की रचना पद्मावत से की जाती है, जो कि पद्मावत में भी पात्रों को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करने का कार्य जायसी ने किया है। ठीक उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद ने भी अपने कामायनी में कामायनी के जो पात्र हैं उनको प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। बात समझिएगा। तो ये 1936 में प्रकाशित हुआ कामायनी तीसरा महाकाव्य है। तो इसके बाद चौथा सन 1937 में और अयोध्या सिंह उपाध्याय का दूसरा 1937 में जो महाकाव्य प्रकाशित हुआ उसे पारिजात कहा जाता है। पारिजात सन 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें जो सर्गों की संख्या थी, मित्रों जो सर्गों की संख्या थी वो 15 थी। 15 सर्गों का यह महाकाव्य आध्यात्मिक और भक्तिपरक तथ्यों को, यानी आध्यात्मिक और भक्तिपरक तथ्यों को उकेरने का कार्य किया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध महोदय ने। इसके बाद हरिऔध महोदय ने सन 1940 ईस्वी में अपना तीसरा महाकाव्य लिखा और यह महाकाव्य भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित था। क्योंकि इन्होंने जो प्रिय प्रवास और पारिजात लिख दिया, इनको लग रहा था कि हम कृष्ण के जीवन को स्पष्ट कर दिए और अन्य तथ्यों को हम निश्चित तौर पर प्रकाश में ला दिए, लेकिन अगर नारायण के राम के रूप को ना हम स्पष्ट करें, निसंदेह कवि जीवन अधूरा होगा। यही कारण था कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने सन 1940 ईस्वी में प्रिय प्रवास तो 1914 में था और 1940 ईस्वी में वैदेही वनवास नाम से एक और बड़ा महाकाव्य प्रकाशित किया। अब तक जितने भी महाकाव्य थे उन महाकाव्यों से बड़ा महाकाव्य इन्होंने वैदेही वनवास नाम से प्रकाशित किया। इस वैदेही वनवास नामक रचना में 18 सर्गों का इन्होंने सृजन किया है। इन 18 सर्गों में वैदेही वनवास यानी भगवान राम और उनकी पत्नी सीता किस प्रकार से वो वनवास में जाती हैं और अपना जीवन व्यतीत करती हैं, और जब अंततः राजभवन में आती हैं तो लांछन लगाकर किस प्रकार से उनको फिर बाहर कर दिया जाता है, इसी की वास्तविक और काल्पनिक कहानी को उकेरने का कार्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने किया है। मित्रों इतना ही नहीं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध समय के पारखी व्यक्ति थे। इन्होंने चुभते चौपदे चोखे चौपदे दो महत्वपूर्ण ग्रंथों को मुहावरे शैली में लिखा था, जिसमें अरबी फारसी के मुहावरों का इन्होंने खूब इस्तेमाल किया है। लेकिन इन समस्त रचनाओं में इन्होंने चुहलता, व्यंग्यात्मकता और आप कह सकते हैं कि काव्य लेखन की उत्कृष्ट शैली प्रस्तुत करने का कार्य इन दोनों रचनाओं में किया है। इन्होंने सन 1925 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा था, पद्य प्रसूल नामक रचना को इन्होंने लिखा था। यह रचना बताई जाती है कि ये ब्रज भाषा में हुआ करती थी, जिसमें इन्होंने तात्विक विवेचन समकालीन समस्याओं का किया है। इसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने रीति ग्रंथ की परंपरा को आधार बनाकर एक विशेष भी ग्रंथ लिखा था जो सन 1931 में रस कलश के नाम से प्रकाशित हुआ। रस कलश रीति परंपरा को ध्यान में रखते हुए, रीतिकालीन परंपराओं को मद्देनजर रखते हुए लिखा गया एक श्रेष्ठ ग्रंथ था। इसमें रसों का तात्विक विवेचन होने के साथ साथ बताया जाता है कि अलंकार व काव्य के गुण दोष आदि को प्रस्तुत करने का कार्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने किया था। ग्राम गीत, बोलचाल भी इनके कुछ श्रेष्ठ काव्य हमारे सामने आ जाते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की कथा यहीं पर समाप्त नहीं होती। बस सबसे बड़ी बात है, सबसे कारुणिक बात है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जीवन भर चाहते रहे कि भारत आजाद हो, लेकिन आजादी के ठीक पहले यह उज्जवल तारा सदैव के लिए छुप गया, परंतु जाने से पहले हिंदी साहित्य में अपनी अमिट छाप छोड़ गया। आज इन्हीं की बात करते हैं और इन्हीं के नोट्स को आपको बनाना है और इन्हीं के जीवन को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो लिखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध। देखिएगा, अब इनके जन्म के विषय में हम वैसे तो सब बता चुके हैं, परंतु थोड़ी थोड़ी चीजें जानते हुए हम सब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था अभी हम बता चुके हैं। जी हाँ, 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था आप बता सकते हैं? जी हाँ, निजामाबाद। कहाँ हुआ था? निजामाबाद, आजमगढ़, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये जिंदा थे कब, यानी इनकी मृत्यु कब हुई अगर इसी समय हम देख लें तो ये 1947 ईस्वी में काल के काल में समा गए। आजादी के ठीक पहले इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? जी हाँ, अपने घर में हुई, जहां आप जानते हैं कि आजमगढ़ में। मित्रों, बताया जाता है कि हरिऔध को एक उपाधि प्राप्त थी, जिसे क्या कहा जाता था? उपाधि प्राप्त थी ना उनको। इनको एक उपाधि प्राप्त थी, कौन सी? जी हाँ, सुकवि की उपाधि प्राप्त थी। सुकवि की उपाधि प्राप्त थी। अगर हम इनकी प्रथम रचना की बात कर लें या प्रथम कविता की बात करें, प्रथम कविता की बात कर लें तो निसंदेह इन्होंने प्रथम कविता लिखी थी जिसका नाम था, अभी हमने बताया था आप लोगों को,
इनकी प्रथम कविता थी कृष्ण शतक। क्या नाम था? जी हाँ, कृष्ण शतक इनकी प्रथम रचना थी, जो कि 1882 ईस्वी में, जो कि 1882 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखी गई थी और ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ब्रज भाषा में लिखी गई थी और ये प्रकाशित हुई थी। चलिए, इन्होंने अपने काव्य लेखन की शुरुआत कहाँ की? तो आप कह सकते हैं कि नागरी प्रचारिणी सभा के सभागार में, सभागार में। किस कविता से किया? तो आप लिख सकते हैं कि चार डग हमने भरा तो, चार डग हमने भरा तो क्या किया, क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी, है पड़ा मैदान कोसों का अभी, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। तो चार डग हमने भरा तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। तो यहीं से इनकी कविता का आरंभ होता है और इन्होंने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखने का कार्य किया। तो अब हम चलते हैं एक एक करके, ये तो इनकी जीवनी हो गई, अब एक एक करके इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें खड़ी बोली का सूरदास कहा है। क्या कहा है? सूरदास कहा है। हरिऔध ने, हरिऔध ने अपने, हरिऔध ने अपने जीवन काल में 3 महाकाव्यों की रचना की, 3 महाकाव्यों की रचना की। ठीक है, जिसमें कि पहला हम देखते हैं, नाम क्या है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का प्रकाशित हुआ 1914 ईस्वी में। किस भाषा में लिखा गया? जी हाँ, खड़ी बोली में लिखा गया। ठीक है, अब देखेंगे, यह महाकाव्य 17 सर्गों, यह महाकाव्य 17 सर्गों में वर्णित है। कितने? यह महाकाव्य 17 सर्गों में वर्णित है, जिसमें 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 कृष्ण के बचपन, कृष्ण के बचपन से लेकर, कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा वर्णित है। कहां तक की था कथा वर्णित है? जी हाँ। अब महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें मैं बता चुका हूं, इसमें कृष्ण एवं, इसमें कृष्ण एवं राधा को सामान्य नायक एवं नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर, स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी व विश्व प्रेमी के रूप में प्रस्तुत किया है। तो किस रूप में? विश्व प्रेमी या विश्व सेवी के रूप में प्रस्तुत किया है। किसने? जी हाँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय। कहां? प्रियप्रवास में। कितने सर्गों में? 17 सर्गों में। तो ये जो है महत्वपूर्ण किसकी कथा है? जी हाँ, राधा एवं कृष्ण की कथा इसमें वर्णित है। तो चलिए और कुछ देख लेते हैं। अब देखिए, प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। इस हिसाब से, इस हिसाब से इस रचना को लिखने के कारण हरिऔध जी, हरिऔध जी खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार हैं। क्या है? महाकाव्यकार हैं। देखिएगा मित्रों, प्रिय प्रवास रचना पर
हरिऔध जी को 1938 ईस्वी में तत्कालीन साहित्य हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। ये तो मान लीजिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। देखेंगे प्रिय प्रवास ग्रंथ का सर्वप्रथम नाम क्या था भाई? ब्रजांगना विलाप था जो संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित था। प्रिय प्रवास संस्कृत निष्ठ शैली में लिखा गया है। तो ये तो हो गई प्रिय प्रवास की संपूर्ण बातें, ठीक है। अब चलिए इनका दूसरा महाकाव्य देखते हैं। 3 महाकाव्य इन्होंने लिखा। इनका दूसरा महाकाव्य कौन था? पारिजात। सन 1937 ईस्वी में लिखा या प्रकाशित हुआ। सन 1937 ईस्वी में लिखा था। इस ग्रंथ में कुल 15 सर्ग संकलित हैं तथा इसमें आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का पूर्ण वर्णन है। इससे ज्यादा इसमें कुछ प्राप्त नहीं होता। इनका तीसरा जो ग्रंथ है उसे कहते हैं वैदेही वनवास या वनवास। यह रचना सन 1940 ईस्वी में द्विवेदी उत्तर लिखा गया था। इसमें कुल 18 सर्ग हैं। जिसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा वर्णित है, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं मिलता। हरिऔध जी हिंदी साहित्य जगत में कवि सम्राट की उपाधि पाए थे। इसकी कवि सम्राट की उपाधि पाए थे। इन्हें 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाया गया था। कितनी बार? 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन का कि 2 बार ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के बनाए गए थे। नागरी प्रचारणी सभा जो कि आरा वाली, हर जगह थी ना नागरी प्रचारणी सभा, तो जो आरा की थी, इन्हें अभिनंदन ग्रंथ प्रदान किया था। ग्रंथ प्रदान किया था। मित्रों, इसके अतिरिक्त इनकी अन्य रचनाएं भी हैं जो इनके प्रमुख ग्रंथों में, अभी तक तो हमने बात कर ली है 3 महाकाव्य। प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार है। प्रमुख ग्रंथ में अगर हम बात करें, नंबर 1 मैंने बताया था पद्य प्रसून। कौन सी? ये रचना है जो कि 1925 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। दूसरे ग्रंथ की बात करें तो नाम है चुभते चौपदे। इसके बारे में भी हमने बताया था कि ये सन 1924 में लिखा गया। और एक ग्रंथ मिलता है तीसरा, वो क्या मिलता है?
चौपदे, चोखे चौपदे नामक ग्रंथ मिलता है जो कि सन 1932 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? सन 1932 ईस्वी में लिखा गया था। इसके बाद आगे बढ़े तो एक मिलती है बोलचाल, बोलचाल नामक रचना मिलती है जो कि 1928 में लिखी गई थी। अगर हम पांचवें की बात करें तो रस कलश, रस कलश नामक रचना 1931 ईस्वी में लिखी गई। और एक छठी रचना है ग्राम गीत, ग्राम गीत, इन्होंने इसको 1938 में लिखा था। मर्म स्पर्श इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित होने वाली रचना है जो कि सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब देखिएगा, हरिऔध जी खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रजभाषा में भी रचना करते थे। ब्रजभाषा में इन्होंने रस कलश, मैंने बताया था भी कि ब्रजभाषा में इन्होंने रस कलश नामक रचना को किस ग्रंथ, किस पे, कैसे ढंग से लिखा था? रीति परक लिखा था, रीति परक तथ्यों पर आधारित था। चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, बोलचाल, ध्यान दीजिएगा कौन कौन? चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, बोलचाल, ये जो तीनों ग्रंथ हैं ये मुहावरेदार शैली में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं? मुहावरेदार शैली में लिखे गए। अब यहीं पे समाप्त हुआ इनका तथ्यात्मक चीज। अब पंक्तियां आइए देखते हैं। जबरदस्त पंक्तियां लिखा है जयसिंह उपाध्याय ने, और आप सबको इन पंक्तियों को से दो चार होना ही पड़ता है और सामना करना ही पड़ेगा। क्यों पले पीस कर, क्यों पले पीस कर किसी को तू, क्यों पले पीस कर किसी को तुम, है बहुत पालसी बोली तेरी। क्यों पले, क्यों पले पीस कर किसी को, क्यों पले पीस कर किसी को, है बहुत बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, बुरी तेरी। हम रहे पटाते, हम रहे पटाते, हम रहे चाहते पटाना ही, पटाना ही, पेट तुझसे, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। जबरदस्त पंक्ति है मित्रों। इसमें किसी गरीब की कारुणिक दशा है, गरीब की वास्तविक दुख का अंकन है। क्या है? वास्तविक दुख उभर के आया है कि कोई गरीब कैसे भी चाहे, बहुत बुरा है ये पेट, मानता ही नहीं है जब तक उसमें कुछ डालना दो। ठीक है, आगे देखिए, लिखा था इन्होंने, दिवस का अवसान, दिवस का अवसान समीप था। क्या था? समीप था। गगन, गगन था, गगन था कुछ लोहित हो चला, लोहित हो चला। तरु शिखा, तरु शिखा पर थी अब राजती, अब राजती। कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। बात समझिएगा, अगली पंक्ति अलग से है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है, तारा कहाँ है। लख मुख जिसका, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, आज लो जी सकी हूँ। वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। नंद जी से पूछ रही हैं, कौन? यशोदा, कि कहाँ है मेरा ललना, कैसे होगा, जाओ पता करो। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिकारा केंदु, बीना तवंगी कुलहासिनी शुर सिका क्रीडा कला पुतली। मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां थी और इसकी कुछ पंक्तियां हम आपको पीडीएफ के रूप में प्रस्तुत करा देंगे। ठीक है, चलिए यहीं पर समाप्त हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कैसे लगे वीडियो और कैसे लगा आप सबका ये संपूर्ण तथ्य जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले तथ्य के साथ। तब तक आप सबका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।